हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी ठीक से कर रहे होंगे। चलिए आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करते हैं जो है पूरी लूसेंट की जो बुक है हमारी जीके की, उसको पूरी की पूरी किताब जो 500 पेज की है उसका हम पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन जो है पढ़ेंगे। मुझे पता है बहुत से जो है दोस्त होंगे जिनको बुक पढ़ने का मन तो करता है, लेकिन वो इतनी मोटी सी बुक देख करके फिर रख देते होंगे। तो चलिए साथ मिल करके इस बुक को समाप्त करते हैं। और मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ाया है, लेकिन सब ने किस हर तरह से उसका निचोड़ निकाला हुआ है। कोई 1000 क्वेश्चन सॉल्व कराया है, कोई 2000, कोई 10,000। बट आपको ये समझना होगा कि लूसेंट की बुक अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। और आजकल जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें इस तरह से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जिसमें कोई भी टीचर ये नहीं बताता है कि ये इम्पॉर्टेंट है, जबकि जो अन्य लोग पढ़ा के रखे हैं वो सब अगर आप बुक का निचोड़ निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ पॉइंट तो आपसे छूट ही जाएंगे। तो हम क्यों कुछ छोड़ें, हमें छोड़ना आखिर क्यों है? जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी मेहनत और सही, क्यों ना हम पूरी की पूरी बुक को ही देख लें। तो चलिए यही सब सोचते हुए आज से हम एक नई सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं। इसमें हम जल्द से जल्द पूरी की पूरी लूसेंट की बुक को कवर करने का प्रयास करेंगे। आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और आगे बढ़ें। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वैसे भी सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे हैं। चलिए देखते हैं। ये सब विषय सूची वगैरह दिया हुआ है। चैप्टर है वो है इतिहास, और इसमें जो है जो मेन हेडिंग दी हुई है पहली वो है भारत का इतिहास। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीपीय भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य में तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें आता है हमारा प्राचीन भारत, देन मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। जो प्राचीन भारत है उसके बारे में बताया गया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या हैं। इसमें पहला स्रोत दिया हुआ है प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी के 4 प्रमुख स्रोतों के बारे में बताया गया है, जिसमें हमारा पहला आता है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा दिया हुआ है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से जो मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी है नीचे दी हुई है। जैसे कि जो पहला पॉइंट दिया है वो है भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को माना जाता है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। ऋग्वेद के बारे में नीचे बताया गया है। जो ऋग्वेद है उसके बारे में बता रहे हैं कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, बालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले जो ऋषि हैं उन्हें होत्री कहा जाता है। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र के द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। फिर बोल रहे हैं कि इसके 8वें मंडल में यानी कि ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। और चतुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद का 10वां मंडल, इसमें जो है पुरुष सूक्त है उसके बारे में बताया गया है। फिर इसके अनुसार यानी पुरुष सूक्त के अनुसार 4 वर्ण हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आते हैं। और इनको आदि पुरुष जो ब्रह्मा हैं उनके क्रमशः मुख यानी कि जो ब्राह्मण हैं वो मुख, और जो क्षत्रिय हैं उनको भुजाओं तथा वैश्य को जंघाओं और शूद्र को चरणों से उत्पन्न हुआ बताया गया है। नोट में दिया हुआ है कि धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकार में स्पष्ट विभेद करता है।
नीचे बताया जा रहा है कि वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। और ये सारे चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन पीसीएस तक में पूछी जाती हैं, छोटे एग्जाम्स में तो पूछा ही जाता है। आगे बता रहे हैं कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। उसके बाद फिर हमें यजुर्वेद के बारे में बताया जा रहा है। दूसरा वेद जो है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में बता रहे हैं कि सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। और इसके जो पाठ करता है उन्हें अर्धवर्यु कहा जाता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा हुआ है और ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फिर आगे बताया जा रहा है हमें सामवेद के बारे में, यानी कि जो तीसरा वेद है वो सामवेद। इसके बारे में बताया गया है कि यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है और इसके जो पाठ करता है उन्हें उदात्री कहा जाता है और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये सारे के सारे स्टेटमेंट अपने आप में एक क्वेश्चन हैं। नीचे हमें अथर्ववेद के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में जो है बोल रहे हैं कि अथर्वा ऋषि द्वारा रचित, यानी कि यह जो रचना किया गया है अथर्वा ऋषि के द्वारा किया गया है। इनके द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप वशीकरण, आशीर्वाद, इसमें आशीर्वाद गलत लिखा हुआ है, आप लोग इसे सही रखिएगा, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, हालांकि इसमें औषधि होता है, इसमें औषधि लिखा हुआ है, ये भी गलत है। इसमें मैंने देखा है वर्तनी का वर्तनी का बहुत ज़्यादा दोष है, कई सारे जो है वर्तनी गलत लिखी हुई हैं, आप उन्हें प्लीज़ ठीक करके रखिएगा। फिर देखते हैं आगे। औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों से संबद्ध मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। फिर बोल रहे हैं कि जो अथर्ववेद है इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है। फिर बोल रहे हैं कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का जो वेद है वो अथर्ववेद है। आगे बताया जा रहा है कि वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है और ये जो 6 वेदांग हैं उसमें हमारा शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद शामिल हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा जो क्रमबद्ध विवरण है वो हमें पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं और जो पुराण हैं उनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल हमें 5 पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। फिर बोल रहे हैं नोट में कि पुराणों में जो मत्स्य पुराण है वह सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। सॉरी। आगे बताया गया है पुराण और उनसे संबंधित वंश, जैसे कि जो हमारा विष्णु पुराण है वो मौर्य वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित है और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। फिर बोल रहे हैं कि अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराणों को सुन सकते थे। जो पुराणों का पाठ है वह पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति को माना जाता है और यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति जो है वह गुप्त युग के विषय में जानकारी देती है। फिर बोल रहे हैं कि जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। फिर बताया जा रहा है कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वह कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। इन्होंने 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में अर्थशास्त्र को विभाजित किया है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है और ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन इसमें तो सारे के सारे स्टेटमेंट अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर फिर भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट हैं जो कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन्हें मैं आपको बताते चल रही हूँ। फिर देखते हैं
संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का जो सर्वप्रथम प्रयास है वो कल्हड़ ने किया था। कल्हड़ के द्वारा रचित पुस्तक जो है वो राजतरंगिणी है और इसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है और ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। फिर बोला जा रहा है कि अरबों की जो सिंध विजय है इसका वृत्तांत हमें चचनामा में मिलता है जिसके लेखक अली अहमद हैं। फिर अष्टाध्यायी, जो अष्टाध्यायी है वह संस्कृत भाषा के व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, इसके लेखक पाणिनि हैं और इससे हमें मौर्य वंश के पहले का जो इतिहास है तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन, ये कात्यायन इसमें गलत लिखा हुआ है, आप लोग इसे सही कर लीजिएगा। कात्यायन की जो गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस में जो है यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है, तो इसमें ऑप्शन दे करके पूछ सकते हैं कि गार्गी संहिता में मिलता है। यद्यपि यह एक ज्योतिष ग्रंथ है तो लोगों को सोचने में भी परेशानी होगी कि ज्योतिष ग्रंथ में इस तरह की चीज़ें कैसे आ सकती हैं। चलिए देखते हैं। पतंजलि, पतंजलि जो है वह पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और इन्होंने महाभाष्य की रचना की है जहाँ से आपको शुंगों के इतिहास का पता चलता है। फिर विदेशी यात्रियों से जो मिलने वाली जानकारी है उसको देखते हैं। पहली जो जानकारी दी जा रही है वह यूनानी रोमन लेखकों के द्वारा दी जा रही है और पहले लेखक हैं टेसियस। जो टेसियस हैं यह ईरान के राजवैद्य थे और भारत के संबंध में इनका जो विवरण है वो आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। फिर आते हैं हमारे हेरोडोट्स। ये जो हेरोडोटस हैं या हेरोडोट्स जो भी आप कहना चाहें, इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो है हिस्टोरिका और हिस्टोरिका में हमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस के संबंधों का वर्णन मिलता है, परंतु इनका जो विवरण है वह भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर ही आधारित है, यानी कि बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है। फिर देखते हैं आगे। आगे आप इसमें बताया जा रहा है कि सिकंदर के साथ आने वाले जो लेखक थे उसमें निर्याकस, आनेसिक्रिटस तथा आस्टिलोबुलस, ये जो है गलत लिखा हुआ है, इसमें कुछ और होना चाहिए था, इसको तो प्रोनाउंसिएशन ही गलत है, एकदम समझ ही नहीं आ रहा है क्या लिखे हुए हैं और इनके विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। फिर आते हैं मेगास्थनीज। जो मेगास्थनीज हैं यह सेलुलस निकेटर के राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आए थे। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा हुआ है। फिर आता है हमारा डाइमेकस। जो डाइमेकस है यह सीरियन नरेश अंतियोकस के राजदूत थे और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बिंदुसार के राज दरबार में आए थे और इनका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। फिर आते हैं डायोनिसियस। ये जो डायोनिसियस हैं यह मिस्र नरेश टॉलेमी फिलेडेल्फस के राजदूत थे और अशोक के राज दरबार में आए थे। फिर हमें बोला जा रहा है टॉलेमी के बारे में। जो टॉलेमी हैं इन्होंने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी, टॉलेमी ने। प्लिनी ने मतलब प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी और इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में आपको विवरण मिलता है। फिर पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आए थे और इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। फिर चीनी लेखकों के बारे में बताया गया है। चीनी लेखकों में सर्वप्रथम जो नाम दिया गया है वो फाहियान का दिया गया है। इसमें बोल रहे हैं कि जो फाहियान थे यह चीनी यात्री थे और गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। फिर आते हैं संयुगन। ये जो संयुगन है यह 518 ईस्वी में भारत आए थे और इन्होंने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। फिर हुएनसांग के बारे में बताया जा रहा है। जो हुएनसांग थे यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। ये सारे अपने आप में इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और हुएनसांग जो है वह 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किए और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुँचे।
भारत में उन्होंने 15 वर्षों तक रुक करके 645 ईस्वी में चीन वापस गए। वह जो है बिहार में नालंदा जिला में स्थित जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसमें अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए भारत आए थे। उनका जो भ्रमण वृत्तांत है उसे हम लोग सीयूकी कहते हैं, यानी कि उन्होंने जो अपना भ्रमण वृत्तांत या यात्रा वृत्तांत लिखा है उसका नाम है सीयूकी। फिर और इस सीयूकी में 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का जो राजा था वो शूद्र था और इन्होंने इसी अपनी पुस्तक में जो हर्षवर्धन है उन्हें फीसे जाति का बताया है। नोट, वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे आचार्य शीलभद्र। ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इत्सिंग है वह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए थे और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। सॉरी, थोड़ी गलती हो गई बोलने में। फिर देखते हैं अरबी लेखकों के बारे में। अरबी लेखक जो हैं उसमें सबसे पहला दिया हुआ है अलबरूनी के बारे में। जो अलबरूनी हैं यह महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। महमूद गजनवी के साथ भारत आए। इन्होंने अरबी में लिखी गई उसकी कृति जो है किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, जिसे कि भारत की खोज कहा जाता है, यह आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। कुछ अन्य लेखकों के बारे में जान लेते हैं जिन्हें किसी स्पेसिफिक जगह से नहीं डिनोट किया जाता है। उसमें दिया गया है तारानाथ के बारे में। जो तारानाथ हैं वह एक तिब्बती लेखक थे। इन्होंने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथों की रचना की और ये जो हैं भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं अपनी इन किताबों के माध्यम से। मार्को पोलो के बारे में बताया गया है। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश जो कि मतलब अपने भारत देश का ही एक राज्य था, पांड्य, जो कि दक्षिण भारत में था, तमिलनाडु वाले एरिया में। तो वहाँ पे यह यात्रा के लिए आते हैं और इनका जो विवरण है उसमें पांड्य इतिहास के अध्ययन का मतलब ठीक ठाक सोर्स है वो पांड्य राज्यों के बारे में। फिर दिया गया है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। चलिए देखते हैं। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख जो कि बोगस गोई है और इसे एशिया माइनर कहा जाता है से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य यानी कि अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। उसके बाद बोला जा रहा है कि मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर यानी विदिशा को पहले वेशनगर कहा जाता था, यहाँ से गरुड़ स्तंभ लेख मतलब मिला हुआ है। यहाँ से हमें जानकारी प्राप्त होती है। सर्वप्रथम जो भारतवर्ष का जिक्र है हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम जो है भारतवर्ष की जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम जो हमें दुर्भिक्ष की जानकारी यानी कि मतलब कि भूख से जो मरने वाली समस्या हो जाती है जिसे हम लोग अकाल कहते हैं, तो उसकी जो हमें जानकारी मिलती है वो सोगहरा अभिलेख से मिलती है और ये जो सोगहरा अभिलेख है वो उत्तर प्रदेश में है। और सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूर आक्रमण की जो जानकारी है वो हमें भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का जो पहला लिखित अभिलेख या साक्ष्य है वह एरण अभिलेख से प्राप्त होता है और यहाँ पे जो शासक भानुगुप्त थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। फिर आगे बताया जा रहा है कि रेशम बुनकर की जो श्रेणियों की जानकारी मिलती है हमें वह मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर के श्रेणियों की जानकारी। आगे बोल रहे हैं कि अभिलेखों का जो अध्ययन है उसे हम लोग एपिग्राफी कहते हैं। फिर आगे बताया जा रहा है कि कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास यानी गड्ढाघर का साक्ष्य मिला है और इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का, इसमें आहूत लिखा हुआ है लेकिन इसको आहत कहा जाता है, इसी को साहित्य में कारसापण कहा गया है। साहित्य में इसको कारसापण कहा गया है। फिर सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का जो कार्य है वो यवन शासकों ने स्टार्ट किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के में उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। और जो अरिकामेडु जो कि पुदुचेरी के निकट है, इससे हमें यहाँ से हमें रोमन सिक्कों की प्राप्ति हुई है।
कुछ स्तंभ लेख दिए हुए हैं और उन्हें किस किस शासक के टाइम में बनाया गया है ये सब दिया हुआ है, देख लेते हैं। जैसे कि हमारा दिया हुआ है हाथी गुम्फा अभिलेख, या ये इसमें मतलब डेट नहीं है कि कब का है, पर इसको दिया गया है और किस शासक के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है तो वो है कलिंग राजा खारवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल। फिर दिया हुआ है जूनागढ़ अभिलेख, जिसे हम लोग गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, और ये संबंधित है रुद्र दामन से। और जो तीसरा दिया हुआ है वो है नासिक अभिलेख, जो कि गौतमी बलश्री सातवाहन नरेश थे, इनसे संबंधित है। आगे दिया हुआ है प्रयाग स्तंभ लेख और यह समुद्रगुप्त से संबंधित है। फिर दिया हुआ है ऐहोल अभिलेख, और जो ऐहोल अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। फिर बोल रहे हैं मंदसौर अभिलेख, जो कि मालवा नरेश यशोधर्मन से संबंधित है। फिर ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। उसके बाद बताया जा रहा है भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, जो कि स्कंदगुप्त से, और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी दी गई है, चलिए इसको देखते हैं। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण हमें लिखित रूप में उपलब्ध है। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। फिर बताया जा रहा है कि ज्ञानी मानव, जिसे हम लोग होमो सेपियंस कहते हैं, इसका जो प्रवेश है वो धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग के मानव की जो जीविका का मुख्य आधार था वो था शिकार। आग का जो आविष्कार है वह पुरापाषाण काल में, एवं पहिए का जो आविष्कार है नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। उसके बाद बोला जा रहा है कि मनुष्यों ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था, जिसका जो प्राप्ति स्थल है वो अतिरम पक्कम है। मुझे कभी कभी ये ख्याल आता है कि सबसे पहले मानवों ने कुत्तों का ही कुत्तों को पालतू बनाया था, और आज भी जो कुत्ते हैं वो इंसानों के साथ वैसे ही बिहेव करते हैं, उनके साथ अच्छे से ही रहते हैं, और आज भी कुत्तों को इंसानों द्वारा पाला जाता है। और यही कारण है कि लोग सबसे ज़्यादा कुत्तों को ही कि बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा वफ़ादार कुत्ते ही होते हैं। ये मेरा खुद का लॉजिक है, इसमें कोई सच्चाई हो ये ज़रूरी नहीं है। चलिए देखते हैं आगे बोला जा रहा है कि कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे जो प्राचीन फसल है वो गेहूं एवं जौ थी। आगे बोला जा रहा है कि परलावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृतियों की खोज हुई थी, और भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर के बने थे। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। फिर आगे हमें सिंधु सभ्यता के बारे में बताया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, कई बार पूछा गया है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। फिर बोल रहे हैं कि सिंधु सभ्यता का प्राक ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस यानी ब्रॉन्ज युग में रखा जाता है। यानी कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसे आप प्राक ऐतिहासिक सभ्यता या कांस की सभ्यता के रूप में पहचानते हैं। फिर बता रहे हैं कि इस सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे वो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। फिर सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल जैसे कि सुतकांगेडोर जो कि अभी बलूचिस्तान में है, पूर्वी पुरा स्थल आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में, और जो उत्तरी पुरा स्थल है वो मांदा जिला अखनूर जम्मू कश्मीर, तथा दक्षिणी जो है पुरा स्थल है वो है दैमाबाद जो कि जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में आता है। फिर सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले अवस्थलों में से केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है, जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा,
गढ़वारी वाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन शामिल है। आगे बोल रहे हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं और लोथल एवं सुरकोटदा, ये सुरकोटदा है, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह स्थल थे। फिर बोल रहा है कि जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का जो सर्वप्रथम साक्ष्य है वो कालीबंगन से प्राप्त हुआ है और मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो अन्नागार है संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड जो उसकी जो है मतलब कि जो लंबाई दी है 11.88 मीटर और जो है 7.01 मीटर चौड़ाई दी है और इसके साथ ही 2.43 मीटर गहराई दी हुई है। अग्निकुंड जो है लोथल कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड के जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। आगे बताया जा रहा है हमें कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता जिन्हें कि पशुपतिनाथ के नाम से पहचाना जाता है, इनकी मूर्ति हमें मिली है और इनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो सील वाली मूर्ति मिली हुई है उनके चारों ओर कौन से जानवर नहीं विद्यमान है। इसमें आपको गाय, सांड कुछ भी दिया जा सकता है ऑप्शन में। जो मोहनजोदड़ो से आपको नर्तकी की मूर्ति मिली है वह कांस्य मूर्ति है। फिर आगे बता रहे हैं कि हड़प्पा की मोहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है और मनके बनाने के कारखाने लोथल और चनहूदड़ो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है और यह लिपि जो है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी कि इधर से शुरू होती है और इधर लिखी जाती है। इसके बाद बता रहे हैं कि जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता है तो पहली पंक्ति दाईं ओर पहली जो पंक्ति है वह दाईं से बाईं ओर और जो दूसरी पंक्ति है वह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। आगे बता रहे हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। कौन सी पद्धति अपनाई? तो ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे तथा खिड़कियां सड़क की ओर नहीं खुलकर पिछवाड़े की ओर खुला करते थे। केवल लोथल जो नगर है वहाँ पे जो घर हैं दरवाजे की मुख्य सड़क की ओर उनके दरवाजे खुला करते थे। और जो सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी वो थी गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। जो सुरकोटदा है, फिर कालीबंगन और लोथल, यहाँ से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हुए हैं। इसको ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि माना जाता है कि उस टाइम पे घोड़े नहीं थे और अगर कहीं से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं तो वो मतलब क्वेश्चन पूछे जाने लायक है। आगे बताया जा रहा है कि तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी और सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। हाँ, वैसे भी उस टाइम पे पल्सर तो थी नहीं तो वैसी ही चीज़ें लोग यूज़ करेंगे। फिर देखते हैं सिंधु काल में विदेशी जो व्यापार होते थे उसके बारे में बताया गया है। मतलब कि हम लोग कौन सी वस्तुएं आयात करते थे और किस प्रदेश से आयात करते थे ये हमें बताया गया है। तो हम देख लेते हैं इसको। जैसे कि हमें बता रहे हैं कि जो तांबा है उसे हम लोग कहाँ से आयात करते थे, तो खितड़ी बलूचिस्तान ओमान से। और चांदी को कहाँ से? अफ़गानिस्तान ईरान से। और सोना अगर हमें लेना होता था तो कर्नाटक, अफ़गानिस्तान और ईरान से। जो टिन है वह अफ़गानिस्तान और ईरान से। और जो गोमेद है सौराष्ट्र से। लाजवर्ण जो मणि है मेसोपोटामिया से। और जो लेड यानी कि सीसा है उसको हम लोग ईरान से आयात किया करते थे। चलिए आगे बता रहे हैं कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित जो मेलुहा शब्द है इसका अभिप्राय सिंधु सभ्यता से लगाया जाता है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का जो शासन है वह वणिक वर्ग के हाथों में था। फिर जो पिगट महोदय हैं इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बोला है। और सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा, शिव पूजा, इनके प्रचलन के साक्ष्य सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है और इस चिन्ह से सूर्य की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत ही
अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि कोई एक स्थान का नाम दे देंगे और बोलेंगे कि इस सिंधु घाटी सब मतलब कि स्थल से आपको मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें जो है मंदिर के अवशेष मिले ही नहीं है कहीं से। फिर बोल रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी और पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता में लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृत मूर्तियाँ यानी कि मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो सैंधव समाज था वह मातृसत्तात्मक था और जो सैंधववासी हैं यह सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे और सिंधु घाटी के लोग तलवार से भी परिचित नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पे लोहे की खोज नहीं हुई थी, तो तलवार मिट्टी से तो बनाते ना, और पत्थर से में भी बना सकते थे पर बनाए नहीं है, साक्ष्य नहीं मिला है हमें। आगे बताया जा रहा है कि कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका जो निचला शहर है जिसमें सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। यानी पर्दा प्रथा एक एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। आगे बता रहे हैं कि शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाए जाते थे जबकि मोहनजोदड़ो में मतलब कि शवों को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल और कालीबंगन में युग्म समाधियां मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का जो संभवतः सबसे प्रभावी कारण था वो था बाढ़। आग में जो पकी हुई मिट्टी के जो मतलब आग में पकी हुई मिट्टी जो मिली है उसे टेराकोटा कहा जाता है। उसके बाद बोल रहे हैं सिंधु सभ्यता के कुछ स्थल दिए हुए हैं, नदियों के नाम दिए हैं, उत्खननकर्ता कौन रहे हैं ये बताया गया है और वर्तमान में अभी वो कहाँ स्थित हैं इनके बारे में आपको बता रहे हैं। जैसे कि जो पहला स्थल दिया हुआ है वो है हड़प्पा और ये हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है। खोजकर्ता इसके दयाराम साहनी हैं जो कि 1921 में खोजे थे। साथ में माधव स्वरूप वत्स का भी नाम आता है और वर्तमान में जो हड़प्पा सभ्यता है यह हड़प्पा स्थल है जो वह पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है। आगे बोल रहे हैं जो मोहनजोदड़ो है यानी कि मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता जो है उसको खोजने वाले थे राखाल दास बनर्जी 1922 में और वर्तमान में यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में है। और आगे बताया गया है हमें चनहुदड़ो के बारे में। जो चनहुदड़ो है वह भी सिंधु सभ्यता का स्थल है और गोपाल मजूमदार इसके खोज करता है। 1931 में खोजे थे और सिंध प्रांत पाकिस्तान में है यह वर्तमान में। फिर आ रहा है हमारा कालीबंगन। ये जो कालीबंगन है इसको खोजने ये मतलब घग्गर नदी के तट पर है और बीबी लाल एवं बीके थापर ने खोजा 1953 में और राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में वर्तमान में इसकी स्थिति है। फिर आ रहा है कोट दीजी जो कि सिंधु नदी के तट पर है। फजल अहमद ने खोजा था 1953 में। सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान में यह वर्तमान में स्थित है। फिर आपको बोल रहे हैं जो रंगपुर है वह मादर नदी के तट पर है। रंगनाथ राव ने खोजा था 1953-54 में और गुजरात के काठियावाड़ ज़िले में वर्तमान में स्थित है। जो रोपड़ है वह सतलुज नदी के तट पर है। यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 1956 के मध्य खोजा और पंजाब का जो रोपड़ ज़िला है वर्तमान में इसकी उपस्थिति वहीं पर है। फिर आता है हमारा लोथल। ये जो लोथल है वह भोगवा नदी के तट पर है। रंगनाथ राव ने खोजा 1955 एवं 1962 में और वर्तमान में यह गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है। फिर आपसे बोल रहे हैं आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के तट पर है और यह उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर। और यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। कब खोज की थी? तो 1958 में और यह उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में स्थित है। फिर आता है हमारा सूतकांगे डोर और ये जो सूतकांगे डोर है यह दास्क नदी के तट पर है जिसे ऑरेंज स्टाइल जॉर्ज डिल्स ने खोजा था 1927 और 1962 में और यह पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है वर्तमान में। फिर आता है हमारा बनवाली। ये दरअसल बनवाली है ना कि वनमाली और रंगोई नदी के तट पर है। इसकी खोज 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी और इसको जो है अभी वर्तमान में ये हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है। फिर आता है हमारा धौलावीरा जो कि रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोजा था और 1990-91 में और गुजरात के कच्छ ज़िले में यह वर्तमान में स्थित है। तो
अब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे 10-10 पेज करेंगे तो सही रहेगा। तो ये रहा आज का जो है लेक्चर। आई होप आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक किया करें, सेशन को शेयर भी किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और इसका लाभ उठाएं। आप सब स्वस्थ रहें। फिर मिलेंगे अगले इसी सीरीज़ के अगले क्रम में। तब तक के